नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं बातें विशेष। कैमरे में मेरे साथ सहयोगी अजय हैं, डिजिटल विंग से दिव्या हैं। अफ़गानिस्तान को लेकर दो बातें लोगों के दिमाग में लगातार आ रही हैं। एक तो ये कि अफ़गानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए सबसे बड़ा खलनायक कौन है, किसकी गलती है जिस वजह से अफ़गानिस्तान को ये दिन देखना पड़ रहा है। और दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान में अगर अब उन लोगों का राज है जिनका कुछ भी ठीक नहीं, जो इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, ऐसे लोगों के रहते पाकिस्तान का क्या होगा। और अगर पाकिस्तान तक भी इनका असर और इनकी पहुंच बन गई तो पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्या वहां तक भी इनकी एक्सेस हो सकती है, या उससे भी एक कदम आगे क्या वहां तक भी इनका कंट्रोल हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो दुनिया का क्या होगा। सबसे पहले पहली बात पर आते हैं कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए सबसे बड़ा विलेन कौन है। 9/11 के बाद अलकायदा का उसमें हाथ पाए जाने के बाद ओसामा बिन लादेन की तलाश तेज हो गई थी। ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में आकर छुप गया था। अफगानिस्तान में उसको ढूंढने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत और ऊर्जा लगा दी थी, लेकिन फिर वो जाहिर है इस तरीके से छिपता रहा कि अमेरिका के हाथ में आसानी से नहीं आया। इस दौरान अमेरिका अपने अभियान को बढ़ाते बढ़ाते वहाँ तक पहुँच गया जहाँ उसने वहाँ पर सरकार को स्थापित करने, वहाँ की गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने, वहाँ की स्टेट और पॉलिटी को डिसाइड करने के संदर्भ तक आगे वो चला गया था। अब शुरुआत जॉर्ज बुश ने की थी, उसको आगे लेकर गए बराक ओबामा, लेकिन बराक ओबामा को कामयाबी मिल गई ओसामा बिन लादेन को ढूंढकर मारने में। पाकिस्तान के एबटाबाद में वो छिपा हुआ था और वहां उसको मार दिया गया। इस तरीके से अमेरिका जिस मिशन को लेकर चल रहा था वो एक तरीके से यहां अकम्प्लिश्ड हो गया। अब अफगानिस्तान में रहना उसके लिए किसी एक उम्मीद से ज़्यादा अब लाइबिलिटी बनता जा रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान में जिन लोगों के भरोसे अमेरिका वहाँ के सरकार को स्थापित और बहाल करने में जुटा हुआ था, उन लोगों की बहुत ज़्यादा रुचि लोगों के साथ संपर्क को बढ़ाकर और वहाँ सरकार को स्थायित्व देने और सरकार का की मकबूलियत बढ़ाने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। अमेरिका लगातार पैसे झोंक रहा था, अरबों डॉलर उसके लग चुके थे और साथ में उसके 3000 के करीब सैनिक भी शहीद हो चुके थे। तो अमेरिका के जो हुक्मरान थे उनके ऊपर दबाव बढ़ने लगा था। खासतौर से बराक ओबामा ने फिर इसीलिए फैसला लिया कि अब वहाँ से फेज्ड मैनर में हम विड्रॉ करेंगे। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, ये एप्रीहेंशन उसी दिन से पैदा हो गए थे कि अब वहाँ का क्या होगा। बाद में इसको और एक कदम आगे लेकर गए डोनाल्ड ट्रंप, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो जो किया वो बहुत सारे लोगों के लिए हैरान करने वाला था। उन्होंने तालिबान को बातचीत के लिए कैंप डेविड तक में बुला लिया था। तालिबान के लोगों को न्योता देकर उनसे जब बात आप कर रहे हैं तो एक तरीके से आप उनको लेजिटिमाइज कर रहे हैं, ये लोगों के समझ में नहीं आया था। लेकिन फिर उनके साथ बातचीत वहाँ तक पहुँची जहाँ कतर की राजधानी दोहा में जाकर एक समझौता हुआ, जिसमें तालिबान ने ये कहा कि वो विड्रॉल के वक्त अमेरिकी सेना पर हमला नहीं करेगा। कई और उसमें समझौते के बिंदु थे, उसमें से कई नहीं माने गए, अधिकांश नहीं माने गए, कुछ माने गए। लेकिन इसके बाद यहाँ जब जो बिडेन आते हैं तो जो मई तक की डेट थी विड्रॉल के संदर्भ में, उसको वो बढ़ा देते हैं और उसको सितंबर कर दिया जाता है। लेकिन ये खतरा इतना होगा और बल्कि स्थिति ये हो सकती है कि वहाँ जो अफगान डिफेंस फोर्सेस हैं वो कुछ ही दिनों तक रेजिस्टेंस खींच पाएँ, बहुत ज़्यादा दिनों तक हो सकता है ना चला पाएँ और बहुत जल्द काबुल गिर जाएगा। ये तमाम इनपुट्स जो बिडेन तक पहुँच रहे थे, लेकिन उन्होंने खुफिया विभाग की तरफ से आ रही इन तमाम ताकीदों को एक तरीके से अनसुना कर दिया और वो जो फैसला पहले लिया गया था उसको एक तरीके से उन्होंने अमल में लाना शुरू कर दिया। और अमल में लाना जब शुरू किया तो वो जो फेज्ड और शायद जिस तरीके से किया जाना था उसमें एक हड़बड़ाहट दिखाई दी। हड़बड़ाहट इतनी तक दिखाई दी कि महत्वपूर्ण जो एयरबेस है उसको रातों रात खाली कर दिया गया और ये उस फोर्स के लिए एक बड़ा सेटबैक था, अफगान डिफेंस फोर्स के लिए, जिसको आदत ही नहीं थी अकेले लड़ने की। अमेरिकी ट्रेनिंग तो मिली थी, लेकिन अमेरिकी
सहायता के बगैर लड़ना उनके लिए अब नामुमकिन हो रहा था। ये जो लोग थे लड़ाके अफगान डिफेंस फोर्सेस के, वो एक बगैर हवाई मदद के, मतलब ग्राउंड में जो ट्रूप्स हैं उनको जब एयर कवर मिलता था तभी वो परफॉर्म कर पाते थे। एयर से उनके लिए सप्लाईज भेजी जाएं, रसद भेजी जाएं, वेपन्स भेजे जाएं, तभी वो अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे पाते थे। उनको जब इंटेलिजेंस दिया जाए, उनको जब अपने दुश्मनों की टोह दी जाए, उनकी लोकेशन दी जाए, तो वो बेहतर काम कर पाते थे। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका ने अपने इंटेलिजेंस को भी वहाँ से विड्रॉ करना शुरू कर दिया था वगैरह वगैरह, तो ये मदद कम होने लगी थी। और मदद के बगैर अफगान ट्रुप्स ने लड़ना इसलिए भी नहीं सीखा था कि अपने नेता के लिए जो एलिजियंस होना चाहिए वो वहाँ कमी थी। वैसा जुड़ाव नेता के साथ नहीं था कि नेता के एक आह्वान पर लड़ने मरने के लिए लोग तैयार हों। सुविधा से इसको देखा जा रहा था। वो सुविधा मिलनी जब बंद हो गई, कहा गया कि बहुत सारे लोगों को तो सैलरीज भी नहीं मिल रही थी। ऊपर के जो ऑफिसर्स थे वो अपनी जेब में फॉल्स रिक्रूटमेंट्स दिखाकर, नीचे लोगों की भर्तियां दिखाकर और उनके नाम के पैसे जेब में डाल लिया करते थे। एक्चुअली ज़मीन में उतने लड़ने वाले थे नहीं जितने कागज़ों में दिखाए जा रहे थे। तो अब इस सब के बीच एक्चुअली वहाँ विलेन कौन है, इसका फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं। अब दूसरा मसला ये है जो मैंने बताया आपको कि सबसे बड़ा इमिनेंट खतरा क्या दिखाई दे रहा है। वो खतरा ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान हालांकि इस बात पर मिठाइयाँ बांट रहा है, लेकिन उसके यहाँ एक बहुत बड़ा तबका इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तक या न्यूक्लियर वेपन्स तक एक्सेस बन गई या कंट्रोल हो गया तालिबान का तो क्या होगा। और ब्रिटेन के एक पूर्व कमांडर जिन्होंने ट्रूप्स को लीड किया है डिफ़िकल्ट टेरेन्स में, जिनमें से एक अफगानिस्तान भी, वो समझते हैं यहाँ के हालात और यहाँ के समीकरणों को, उन्होंने भी ये कहा है कि आने वाले दिनों में ये हो सकता है और इसका पूरा अंदेशा है कि एक्सेस और कंट्रोल हो सकता है। दो तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, एक तो वो जहाँ वेपन्स बनाए जाते हैं और वेपन स्टोर किए जाते हैं, रखे जाते हैं, जहाँ से उनको लॉन्च किया जाता है, और दूसरी वो जगह है जहाँ पर सिविल इस्तेमाल के लिए, नागरिक इस्तेमाल के लिए परमाणु अड्डे बनाए जाते हैं, कई जगह बिजली का उत्पादन होता है वगैरह। अगर इनमें से कोई भी इनके एक्सेस में, इनकी यहाँ तक पहुँच बन गई, अगर इनका कंट्रोल वहाँ पर हो गया तो ये दुनिया के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी होगी। क्योंकि तालिबान वो लोग, आप समझिए वहाँ किस तरीके के का जो दिमागी तवाज़न है लोगों का क्या है। अगर भागते हुए लोगों को आप ये देखें कि वो एयरक्राफ्ट के विंग में बैठ गए हैं, अगर आप उनको ये देखें कि जब तालिबान का कब्ज़ा होता है आर्ग में, जो वहाँ का राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पहुँच जाते हैं तो सोफे में जैसे ऊपर पैर रखकर वो बैठे हुए हैं, सामने बंदूक रखी हुई है। उज्जड जाहिलों और अनपढ़ों की जमात को साथ में लेकर तालिबान के नेता लड़ने इसलिए निकलते हैं क्योंकि उनको कंट्रोल करना, उनके दिमाग को फीड करना, ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है। लेकिन ऐसे लोग कितने घातक हो सकते हैं इसका अंदाज़ा भी दुनिया नहीं लगा सकती। क्योंकि जब कोई अपने दिमाग को ताक पर रखकर निकल जाए, एक तो मरने के लिए तैयार हो और दिमाग को ताक पर रखकर निकल जाए, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए रिचर्ड कैंप ने ये आशंका जताई है, जिसका हवाला दिया जा रहा है। रिचर्ड कैंप ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही, जो कि यरूशलेम में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत के दौरान उन्होंने कही थी। और दूसरे एक इज़राइल आप जानते हैं, वो भी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत दिलचस्पी से देख रहा है। वहाँ के एक फौज के और इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारी रहे हैं, योसी कोपवेसर। उनका भी ये कहना है कि रिचर्ड कैंप ने जो बात कही है बिल्कुल सही है। कभी भी वहाँ के जो परमाणु हथियार हैं उन तक पहुँच बन सकती है तालिबान के लोगों की, और उसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है। और पाकिस्तान जो आज इसको अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख रहा है, उसके लिए एक्चुअली ये सबसे बड़ी थ्रेट है अगर वो इसको कायदे से देखेगा। क्योंकि इन सिरफिरे लोगों के लिए कहीं पर भी कुछ भी करना मुमकिन है, और अगर ऐसा है तो ये खतरा कितना बड़ा है इसका एक्चुअली दुनिया को अंदाज़ा भी नहीं है। बातें विशेष में आज के लिए इतना ही।